हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। अब तक पिछली वीडियोस में हमने क्लास 9, 10th और 11th की सिलेबस एनालिसिस की और ये जाना कि इन क्लासेस में हमको क्या पढ़ना है। आज हम क्लास 12th की सिलेबस एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से पोर्शंस हैं। तो अब चूँकि 12th में जो स्टूडेंट अभी इस सेशन में है 22-23 सेशन में, वो तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि अपना हाफ या यूँ कह लो 50% सिलेबस खत्म कर चुके होंगे होपफुली। तो उनके लिए भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है, बट आने वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए आप अगर सिलेबस एनालिसिस समझे रहेंगे तो और अच्छी बात है। तो अभी भी जो बच्चे 12th में हैं वो एटलीस्ट एक बार अपने पूरे सिलेबस को देख लें और ये मैच कर लें कि उन्होंने कितना % कवर कर चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी आगे की बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आपने जब अपनी बुक में NCERT या किसी भी टेक्स्ट बुक से, किताब से जब 12th का सिलेबस देखा होगा बेटा, तो उसमें आपको पहला चैप्टर मिला होगा सॉलिड स्टेट, या हिंदी में आप इसको बोलते हो ठोस अवस्था। ये आपका फिजिकल का एक चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन का एक चैप्टर है। आपने गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव और गैसीय अवस्था को आपने 11th में डिस्कस कर रखा था। सॉलिड स्टेट आपके लिए यहाँ पे 12th का हिस्सा बन के आता है। इसमें आप बेसिकली सॉलिड्स को पहले क्लासिफाई करते हो कि धात्विक, आयनिक, आणविक, सहसंयोजी, मतलब मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और आयनिक सॉलिड्स की बात करते हो आप। और फिर जानते हो कि सॉलिड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं और इनके बीच बॉन्डिंग कैसी है, बंध कैसा बना हुआ है। फिर इसके बाद आप क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हो, मतलब क्रिस्टली और अक्रिस्टली। जैसे आप कुछ सॉलिड्स देखते होंगे जिनकी ज्योमेट्री फिक्स होती होगी, जैसे नमक का पार्टिकल ले लो आप, तो देखोगे उनकी एक खास ज्योमेट्री, एक खास ज्यामिति रहती है। और वहीं अगर आप चौक ले लो, आप उसको चौक को पिसोगे तो आपको एकदम पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा, उसका कोई खास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं आता है, तो उसको आप बोलते हो एमॉर्फस या फिर अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हो। तो आप फिर सॉलिड्स को कैटेगराइज करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इनके गुणों को हम पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ करके हम देखेंगे कि इनको जब आपस में मिलते हैं, कई सारे सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं, जब किसी सॉलिड के क्रिस्टल का निर्माण होता है, जब क्रिस्टल बनता है बेटा, तो वहां पर क्या अरेंजमेंट होती है, खास अरेंजमेंट मिलती है, जिस अरेंजमेंट को आप नाम देते हो लैटिस का। जैसे ईंट नहीं होती हैं, ईंटें आप रखते जाते हो, तो एक घर बनने के लिए जब ट्रॉली में से उतारा जाता है ईंटों को, तो एक छोटा ईंट समझ लो एक पार्टिकल हो गया सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जिसको आप बोलोगे यूनिट सेल, है ना, एकक कोशिका का नाम देते हैं। उसको बार बार हम रिपीट करते जाते हैं तो हमको मिलती है क्रिस्टल लैटिस, पूरी एक जालक मिल गई, क्रिस्टल जालक मिल गया। तो क्रिस्टल जालक के तमाम गुणों को आप पढ़ोगे, 2D क्रिस्टल लैटिस, 3D के मतलब 2 बीमा में, 3 बीमा में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। फिर उसमें आप तमाम एस्पेक्ट्स और देखेंगे, जैसे डिफेक्ट्स की बात करोगे, दोषों की बात करोगे कि कोई एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल मिसिंग है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन मिसिंग है, कहाँ पे मिसिंग है वो, है ना, तो उनको हम लोग डिस्कस किया जाएगा। फिर इसी में आप लोग डेंसिटी निकालोगे कि पार्टिकल्स की बॉडी सेंटर्ड है, इंड सेंटर्ड है, मतलब अलग अलग तरह के क्रिस्टल लैटिस का कितने पार्टिकल पर यूनिट सेल मिल रहे हैं, हर एक कोशिका में कितने कण हैं ठोस के, ये चीज आप ठोस अवस्था में डिस्कस करने वाले हो। यानी कि आप इस लेसन में सॉलिड स्टेट को पढ़ोगे। पिछले साल आपने गैसेस स्टेट को पढ़ा था खूब बढ़िया, आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह, तो इसमें भी कुछ आप इक्वेशंस देखोगे। फिर सॉल्यूशन की बात करोगे आप। सॉल्यूशन का कुछ हिस्सा आपने अपने 11th की क्लास में देख रखा है बेटा। इसमें क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब आप कुछ सब्सटेंसेस को किसी भी इंडिफिनिट रेशियो में हम मिलाते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, तो मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनता है। जब मिक्सचर बन जाता है तो 2 तरह का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। जैसे आपने पानी चीनी को मिलाया तो होमोजीनियस बना, लेकिन वहीं आप पानी और चौक को मिलाओगे तो आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, या तेल मिला दो पानी में तो आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलने वाला है, विषमांग मिश्रण मिलने वाला है। तो ये जो इसमें समांग वाला मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको आप सॉल्यूशन का नाम देते हो। सॉल्यूशन, विलयन। अब विलयन में आपने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा होगा कि विलयन कितना गाढ़ा है, मतलब
आप जिसको घोलते हो उसको सॉल्यूट बोलते हो, जो घोलता है अपने अंदर सॉल्यूट को उसको आप बोलते हो सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का यानी कि विलेय की क्या मात्रा, क्या अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, विलायक में, उसको आप बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे तमाम तरीके, ये भी फिजिकल का एक चैप्टर है, तमाम तरीके आपने पढ़ा होगा 11th में, जैसे परसेंटेज, पीपीएम, फिर आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन, काई से दिखाते हो आप इसको, फिर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखा जाता है इस लेसन में। लेकिन इसके बाद जो चीजें आती हैं कि जैसे आप कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर ले जा रहे हो, उस चीज को आप बोलते हो विलेयता, सॉल्युबिलिटी का नाम देते हो। तो कोई गैस अगर डिसॉल्व है किसी लिक्विड में तो उसकी विलेयता की बात की जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है। और यहाँ पर 2 लॉज आपको पढ़ने हैं, 2 नियम पढ़ने हैं। एक होगा हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, और फिर आप आगे बढ़ के राउट्स लॉ को डिस्कस करते हो। फिर आप इसी के बाद जैसे आपने लिक्विड गैसियस स्टेट में आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था आदर्श गैसों के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था आइडियल गैसेस के लिए, वैसे ही आप यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हो आप। और फिर उसके बाद आप कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करोगे, अणुसंख्य गुणधर्म जिनको बोलते हैं हिंदी में। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जिनमें आप, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, उनको आप बोलते हो अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे आप पढ़ोगे वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड होगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। जैसे होता है ना कि आप पानी उबाल रहे हो, उसमें अगर कोई बाहर से इंप्योरिटी मिला दो, जैसे चीनी मिला दो, तो थोड़ी देर बाद उबलेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ऐसे ही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, कि जितने पे मान लो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने वाला है, फ्रीज करने वाला है, उसमें अगर हम सॉल्ट मिला दें तो वो और नेगेटिव में जाएगा, तब वो जमेगा, है ना। तो ऐसे ही एक और है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे परासरण ऑस्मोसिस, फिर रिवर्स ऑस्मोसिस आप पढ़ेंगे, आरओ जो हमारे घरों में यूज होता है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है बेटा, है ना, सॉल्यूशन में। फिर अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट्स क्या पड़ता है केमिकल्स पे, कि जैसे हमने कोई आयनिक सब्सटेंस लिया, आयनिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन लिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होने वाला है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित की किसी आयनिक पदार्थ के विलयन से तो क्या होने वाला है, वहां पे कंडक्टिविटी क्या मिलेगी, चालकता क्या मिलेगी, कंडक्टेंस क्या मिलेगा, चालकत्व क्या मिलेगा। उससे रिलेटेड आप कुछ लॉज पढ़ेंगे, जैसे कोहराउस लॉ आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, एक कंडक्टिविटी के लिए होता है, मोलर कंडक्टिविटी आएगी यहाँ पे, कि 1 मोलर सॉल्यूशन आपने लिया तो उसकी कंडक्टिविटी क्या आ रही है। यहाँ पे मोलरिटी पढ़ा, फिर यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन पढ़ोगे और उसकी कंडक्टिविटी देखोगे आप, है ना। यहीं पे आप नस्ट इक्वेशन आप देखते हो। तो ये कुछ इसके एस्पेक्ट्स रहेंगे इसमें। और इस लेसन में आप जब आयनाइजेशन पढ़ेंगे, कि मतलब जैसे आपने HCl लिया है, ये इसका आयनाइजेशन पढ़ रहे हो, H+Cl- हो रहा है, तो ये एसिड है या बेस है या फिर सॉल्ट है, आप इस चीज को आइडेंटिफाई करोगे, इसको पहचानोगे। फिर आप एसिड बेस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हो। और जब नो डाउट अम्ल क्षारक की बात आ गई तो अम्लता क्षारकता निकालनी होगी, एसिडिटी बेसिसिटी निकालनी होगी, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पीएच स्केल। जरूर आपने सुना होगा पीएच स्केल के बारे में, है ना, 0 to 14 वाला 10th में सुना होगा। थोड़ी बहुत बातें आप इससे रिलेटेड 11th में भी पढ़ ही लेते हो, है ना। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप पीएच स्केल पढ़ते हो, केबी वैल्यू पढ़ते हो। मतलब तमाम ढंग से हम देखेंगे कि कोई एसिड कितनी स्ट्रांग है, कोई बेस कितना स्ट्रांग है ना। तो ये इसमें बेसिकली हम केमिकल्स पे इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को देखेंगे। और अब बताना बाकी नहीं रहा, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये भी नो डाउट फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है, भौतिक रसायन का ही हिस्सा है। फिर इसके बाद भी जो नेक्स्ट चैप्टर मिल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है, भौतिक रसायन का ही हिस्सा होता है केमिकल। और एक और बात गौर करने वाली है बेटा, कि जो सॉलिड स्टेट है ये सीबीएसई के कंटेंट में अब नहीं है। सीबीएसई बोर्ड से इसको कोविड के बाद
इलिमिनेट कर दिया गया है, सीबीएसई से इसको निकाल दिया गया है। हाँ, यूपी बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन इसमें भी 30% रिडक्शन हुआ है, 30% सिलेबस को घटा दिया गया है। केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि आपने जब रिएक्शंस को पढ़ा होगा तो आप ये जानते हो कि 2 टाइप की रिएक्शन होती है, कोई बहुत धीमे धीमे होती है कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। जैसे मान लो हमें स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाना हो तो कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, और वहीं अगर हम NaOH को HCl में मिलाएं तो तुरंत विद इन सेकेंड्स, चंद सेकेंड्स में रिएक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि कुछ फास्ट रिएक्शंस हैं, कुछ स्लो रिएक्शंस हैं। तो इन रिएक्शंस की जो रेट है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसकी दर कितनी है। और फिर आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि अगर कोई रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेट बदल जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर रेट बदल जाता है। तभी ना आप एरो के ऊपर लिखे रहते हो कि 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। तो अलग रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन का, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं रासायनिक बलगतिकी में, केमिकल काइनेटिक्स में। यहीं पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखोगे, अभिक्रिया की कोटि देखोगे। कोटि मतलब ये कि जितने मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर, जो भी मान लो एक रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, भाई होते हैं ना अभिकारक 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, तो कितने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है रिएक्शन, इसको आप बोलते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो ये चीज हम वहां पे डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की कोटि में, रासायनिक बलगतिकी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे इसका यूज आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी करोगे, और तमाम चैप्टर्स में इसका यूज होता है, क्योंकि इसी से आप डिटरमाइन करते हो कि कोई रिएक्शन स्लो है या फिर फास्ट है। फिर बात आती है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन का मतलब होता है कि सरफेस पे होने वाली जितनी भी फिनोमिना है, पृष्ठ पर होने वाली जितनी घटनाएं हैं, उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। जैसे आप एक तौलिया ले लो, उस पर आपने पानी गिराया, या तौलिए को आपने पानी में डाला, तो यहाँ 2 अलग अलग चीजें हो गई। जब आपने तौलिए पर पानी को डाला तो ये बोला जाता है बेटा अधिशोषण, एड्सॉर्प्शन, मतलब वाटर आके ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन 2 अलग अलग टर्म्स है। ये है एड्सॉर्प्शन, जब आपने तौलिए पर पानी को डाला, और पानी में जब आपने तौलिए को डाल दिया तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण, अवशोषण। ये है अवशोषण और ये है अधिशोषण, दोनों में फर्क है। अब आप खुद बताइए कि इसमें से सरफेस पे होने वाला प्रोसेस, फिनोमिना कौन है, अवशोषण या अधिशोषण? तो आपका जवाब अगर अधिशोषण है तो सही है कि भाई अगर आपने तौलिए को रखा और उस पे पानी को गिराया, वाटर पोर किया, तो नो डाउट सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल गए। और अगर हमने तौलिए को उठा के पानी में डाल दिया तब तो भाई पूरी की पूरी तौलिया भीग रही है ना। तो ये चीज बेटा आपको एड्सॉर्प्शन पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन कहाँ यूज होता है? जैसे आपने किसी भी सब्सटेंस पे, कोई पदार्थ पे आप H2 ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजिनेशन करा रहे हो, तो प्लेटिनम सरफेस लिया, उस पे H2 गैस आके ऐड होती है। तो गैसेज जब आके किसी कैटलिस्ट पर ऐड होती हैं तो एड्सॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल होता है। या कोई कोलाइडल सब्सटेंस है, वहां पर भी जो प्रोसेसेस होते हैं वो सरफेस पे होने वाले होते हैं। तो इसी के अंतर्गत इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कोलाइडल स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री का हिस्सा है कैटालिसिस, उत्प्रेरकों के बारे में आप पढ़ने वाले हो, है ना। तो ये सरफेस केमिस्ट्री में आप 3 चीजें, एक तो एड्सॉर्प्शन हो गया, अधिशोषण हो गया। अधिशोषण के प्रकार जो केमिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन होते हैं, मतलब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। जैसे तौलिए पे पानी डालने वाला जो बात है वो एक तरह से फिजिकल एड्सॉर्प्शन है बेटा, भौतिक अधिशोषण है। और जैसे हमने जो बताया कि प्लेटिनम का सरफेस है, उस पे आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन है, जिसको केमिजॉर्प्शन कहते हो आप। तो ये चीजें इसमें डिस्कस करनी है। कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ोगे, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे अपोहन वगैरह, डायलिसिस वगैरह सीखेंगे हम लोग, कि जैसे किडनी खराब होती है तो जो ब्लड चेंज होता है, डायलिसिस आपने सुन रखा होगा, वो कोलाइडल से रिलेटेड फिनोमिना है। टिंडल इफेक्ट आप पढ़ोगे कि जैसे झरोखे से जब लाइट आती है अंधेरे कमरे में तो डस्ट पार्टिकल जो धूल कण हैं वो तैरते हुए नजर आते हैं, ये क्या है? टिंडल इफेक्ट है। कोएगुलेशन पढ़ोगे कि कहीं भी जैसे कोई कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे दूध है, उसमें कोई एसिड बेस गिर जाता है
तो थक्का जम जाता है, होता है ना, दूध फटना जिसको बोलते हो आप, या ब्लड है, ब्लड पे हम जब ब्लड कहीं कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है तो हम फिटकिरी लगाते हैं, तो वहाँ हार्डी सुलजे लॉ पढ़ोगे आप इससे रिलेटेड कि फिटकिरी लगाने से क्या होता है, क्यों खून का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो जाती है ना इजीली। तो ये सारी बातें आप कोलाइडल स्टेट से रिलेटेड पढ़ोगे। फिर पी, डी एंड एफ ब्लॉक, इन दोनों यूनिट को मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि 11th में आपने एस और पी ब्लॉक पढ़ रखा है। एस तो पूरा आपने पढ़ा, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड या फर्स्ट या सेकेंड है। पी में आपने ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 पढ़ा। ग्रुप 13 एंड 14 पढ़ने का क्या मतलब था, आपने एल्यूमिनियम फैमिली एंड कार्बन फैमिली को डिस्कस कर रखा था ऑलरेडी। एल्यूमिनियम फैमिली एंड कार्बन फैमिली ग्रुप 13 जो था पी ब्लॉक में, आपने ग्रुप 13 में बोरॉन फैमिली और ग्रुप 14 में आपने कार्बन फैमिली को पढ़ रखा होगा। इसके बाद आपको 15, 16, 17 एंड 18 यानी कि जीरो ग्रुप या अक्री गैसों का जो ग्रुप है, नोबल गैसेस का जो ग्रुप है, मतलब इसमें नाइट्रोजन फैमिली, इसमें ऑक्सीजन फैमिली यानी कि निक्टोजन्स, कैल्कोजन्स और हेलोजन फ्लोरीन फैमिली, और यहाँ पे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है आपको। और डी ब्लॉक में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो एस और बी, पी के बीच में एक ब्लॉक है डी ब्लॉक आप पढ़ोगे। और एफ ब्लॉक यहाँ से जो 2 सीरीज निकलती हैं, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, जिसको 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी बोलते हो आप, इसको डिस्कस करना होगा, है ना। तो ये ब्लॉक्स आप चूंकि पढ़े हैं 11th में, इनऑर्गेनिक के लेसन हैं दोनों, और इसके बाद उप संयोजन यौगिक भी इनऑर्गेनिक का कंटेंट है ना। तो हम लोग इसमें ब्लॉक्स की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जैसे हमने 11th में किया था, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स थोड़े बढ़ गए हैं। उप संयोजन यौगिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि बॉन्ड्स 2 टाइप के बनते हैं, जैसे ए से बी इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन, ए और बी के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई, मतलब इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, तो ये सहसंयोजन यौगिक या फिर कोवैलेंट बोले जाते हैं। लेकिन अगर ए ने अपना ए और बी के बीच में शेयरिंग ऐसी हुई कि उसमें केवल इलेक्ट्रॉन पेयर लगे ए के, तो वो होते हैं उप सहसंयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, है ना। इसमें भी खास बात क्या होगी बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा वो कोई मेटल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं वो कोई नॉन मेटेलिक ग्रुप्स दे रहे होंगे। तो ये जो नॉन मेटेलिक ग्रुप्स होते हैं इनको आप लिगैंड बोलते हो, है ना, हिंदी में भी लिगैंड ही बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके IUPAC नेम क्या होंगे, जैसे आपने ऑर्गेनिक में नेम पढ़ रखा है वैसे ही यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम पढ़ोगे। 2 थियरीज यहाँ पे पढ़ोगे, VBT एंड CFT, वैलेंस बैंड थियरी एंड क्रिस्टल फील्ड थियरी। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर, नेमिंग वगैरह आप यहाँ सीखोगे, है ना। तो इसके बाद फिर हम लोग ये ऑर्गेनिक के बाकी की यूनिट्स आपकी ऑर्गेनिक की हैं, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इनके बारे में हम अलग से नहीं कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे जो लेक्चर 1st to 5th आप देखोगे तो ऑर्गेनिक की पूरी नेमिंग समझाई गई है, और इन सबसे आप इंट्रोड्यूस हैं कि हेलो एल्केन क्या होती है, हेलो एरीन क्या होती है, फिनॉल क्या होता है। जैसे हेलो एल्केन क्या है, RCl, RBr मतलब RX। हेलो एरीन क्या है, कोई एरिल ग्रुप है, जैसे बेंजीन है, इस पे हेलोजन लगी हुई है, हेलो एरीन हो गई। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स हैं तो ROH, फिनॉल बनाना है तो यही बेंजीन रिंग पे OH लग गया, फिनॉल बन गया। ईथर है ROR-, दोनों एल्किल ग्रुप हो जाते हैं जब ऑक्सीजन की वैलेंसी, फिनॉल ईथर हो जाता है। एल्डिहाइड क्या है, RCHO टाइप के जो भी कंपाउंड्स आपको मिलते हैं कार्बोनिल ग्रुप में, एक तरफ एल्किल ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड हो जाता है। कीटोन में क्या है, दोनों ग्रुप जो हैं कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल समूह की दोनों जो संयोजकताएं हैं, दोनों वैलेंसी जो हैं एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाती हैं तो कीटोन हो जाता है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इनकी प्रॉपर्टीज और तमाम नेम रिएक्शंस आप पढ़ोगे, जैसे ग्रुप मेथड, डर्जीन प्रोसेस, सैंडमेयर रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शंस, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स होते हैं। इनकी रिएक्शन के दौरान आप पढ़ोगे पर्किन रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, बुबो ब्लांक रिडक्शन, बोरोडीन हुंस डीकर
रिएक्शन, बिरंडम सिमोनिनी रिएक्शन, रासिग मेथड, तमाम नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हो, है ना। तो नेम रिएक्शंस भी होंगी और इसके अलावे भी बहुत रिएक्शन होती हैं। इसमें आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस, जैसे आपने 11th में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने पढ़े होंगे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़े होंगे, वैसे ही यहाँ पे और ज्यादा रिएक्शंस आपको मिलने वाली हैं। बाकी की जो 2 चैप्टर्स हैं वो भी ऑर्गेनिक के ही कंटेंट है, मतलब यूनिट 9 के बाद ऑर्गेनिक ही मिलने वाला है आपको, जिसमें यूनिट 12 जो है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मतलब नाइट्रोजन युक्त यौगिक, यानी कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक NH2 एमीन और CONH2 एमाइड। एमाइड का मतलब यह हुआ कि इसी में आप एक बॉन्ड पढ़ोगे CONH बॉन्ड, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं बेटा। इसकी प्रॉपर्टी एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। जैसे अल्कोहल में भी आप ये चीज पढ़ेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना। तो इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में जानना है हमको। और फिर लास्ट यूनिट जो है वो है बायोमॉलिक्यूल्स, मतलब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो जैव अणु हैं, जो केमिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, है ना। सबसे पहले तो इसमें आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ोगे। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। आपने मोनोसैकेराइड में C6H12O6 देखा, डाइसैकेराइड ये ग्लूकोज और फ्रक्टोस होते हैं, C12H22OL11 ये लैक्टोस, माल्टोस और शुगर यानी कि सुक्रोस होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ोगे इसमें। प्रोटीन इसी में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि प्रोटीन क्या है, विटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स क्या हैं, उनसे होने वाले डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम जानते हैं। और फिर फाइनली हम लोग इसमें पढ़ते हैं RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड DNA, या यूं कहो DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड हम लोगों को यहां पे पढ़ने हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हम लोग RNA और DNA कैसे बनता है कि मतलब पेंटोस शुगर और जो नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं, नाइट्रोजीनियस बेसेस जो होती हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, इन सब के बारे में यहाँ पर सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 13 रही और कुल मिला जा करके ये 9th के बाद से ऑर्गेनिक, फिर ये 3 लेसन्स आपके 6 to 8 आपके इनऑर्गेनिक के लेसन्स हैं और बाकी के जो आपने लेसन्स देखे वो फिजिकल के लेसन हैं। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। कोशिश की जाएगी कि अल्टरनेट चले, एक लेसन हम लोग ऑर्गेनिक का देखें, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरिन देख लिया, एक आपने सरफेस केमिस्ट्री देख लिया, एक इनऑर्गेनिक का देख लिया। ऐसे हम लोग इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि 12th जब आपका बोर्ड एग्जाम जनवरी के पहले में ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर कर ले जाऊं, तो जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम लोग कवर किया जाएगा। आपको एक तगड़ा वाला ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप इन 4 क्लासेज जो 9 to 12th में देख रहा हूं या जिसके लेक्चर्स मुझे प्रोवाइड करने का वादा मैंने आपसे किया है, उसमें 12th की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि आप एक ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं कि यहाँ से आप डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी कैरियर आप चूज करना चाहोगे, टीचर, सिविल सर्वेंट, तो यहीं पे डिसाइड होता है बेटा। तो इन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बने रहिए हमारे साथ। केमिस्ट्री विद अनुराग। थैंक यू।